Now let's understand theorem number 7.6. Theorem number 7.6. Now theorem number 7.6 क्या बता रहा है कि अगर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, इफ जैसे मान लो कि ये ट्राइंगल है तो ये साइड छोटी है और ये साइड ऑब्वियसली बड़ी है, तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, इफ दिस टू साइड्स आर अनइक्वल ए बी सी, इन दिस साइड्स मान लो कि ए बी 5 सेंटीमीटर है और मान लो कि ये है 7 सेंटीमीटर, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ए बी इज स्मॉलर देन ए सी। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ही ऐसा, व्हेन टू साइड्स आर अनइक्वल, हुई ना अनइक्वल, ये दोनों अनइक्वल है, ठीक है। तो ये छोटी और ये बड़ी, तो मैं कैसे लिखूंगा कि ए बी इज स्मॉलर देन ए सी। ए सी बड़ा है, ए सी लंबी साइड है और ए बी छोटी साइड है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, व्हेन टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन द एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड। अब ये लॉन्गर साइड है, लंबी साइड है, इसका जो ऑपोजिट एंगल है, इसका जो ऑपोजिट एंगल है क्या होगा, इसका ऑपोजिट एंगल ये बी, तो इसकी जो लॉन्गर साइड की जो ऑपोजिट होगा वो एंगल बड़ा होगा और जो शॉर्टर साइड है, जो छोटी साइड है, वो छोटी साइड के सामने वाला एंगल होगा वो छोटा होगा। कैसे होगा कि अब इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि AC जो है, AC का ऑपोजिट एंगल कौन सा, B, तो यहाँ उसके नीचे ऑपोजिट एंगल लिख दो। AC का ऑपोजिट कौन सा, AC का ऑपोजिट B, तो AC के नीचे ऑपोजिट लिख दो। और AB का ऑपोजिट कौन सा, AB का ऑपोजिट है C, तो यहाँ C लिख दो। और ये सिंबल सेम, देखो यहाँ पे भी प्रूव हो रहा है कि जो B एंगल है, B एंगल इज स्मॉलर देन C एंगल। फिर से समझिए, ये लॉन्गर साइड बहुत इजी है, ध्यान से एक बार देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये साइड लॉन्गर है, लॉन्गर साइड के ऑपोजिट जो भी एंगल होगा वो बड़ा होगा और जो शॉर्टर, जो छोटी साइड है, छोटी साइड के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो छोटा होगा। वेरी सिंपल। तो ये थ्योरम 7.6 था। 7.6 क्या बता रहा है, व्हेन टू साइड्स आर अनइक्वल इन अ ट्रायंगल, दोनों अनइक्वल है तो बड़ी साइड के सामने जो एंगल होगा बड़ा होगा और छोटी साइड के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो छोटा होगा। दिस वाज थ्योरम नंबर 7.6। अब इसका एग्जैक्ट कन्वर्स है थ्योरम नंबर 7.7। इसका एग्जैक्ट कन्वर्स है, कैसा है कि इफ इट इज अ ट्रायंगल PQR, इफ इट इज अ ट्रायंगल PQR, तो इसका यहां पे क्या था, बड़ी साइड पता है तो एंगल बड़ा होगा। यहां पे बड़ा एंगल पता है, मान लो कि दिस इज 70 एंड दिस इज 30 सपोज, तो ये 70 एंगल बड़ा है, ऑब्वियसली 70 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 30। तो ये बड़ा एंगल मुझे पता है, तो उसकी जो ऑपोजिट साइड है, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी, PR, तो यहाँ PR, बड़े एंगल की जो ऑपोजिट साइड है वो बड़ी होगी किससे, छोटे एंगल के ऑपोजिट। छोटे एंगल कौन सा, 30, उसका ऑपोजिट है PQ। फिर से एक बार समझता है, एंगल बड़ा है 70 एंगल बड़ा है तो उसकी जो ऑपोजिट साइड होगी वो भी बड़ी होगी किससे, छोटे एंगल की जो ऑपोजिट है, छोटा एंगल 30 है तो उसके सामने वाली साइड कौन सी, PQ। तो देखो PQ किसके सामने है, PQ इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 30 और PR इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ Q, तो PR बड़ा होगा क्योंकि वो बड़े एंगल के ऑपोजिट है और ये छोटा होगा, मतलब ये साइड छोटी होगी। PQ छोटी क्यों है, PQ इसलिए छोटी है क्योंकि वो छोटे एंगल के सामने है, समझ। तो इसीलिए कि जिस ये साइड जो PR साइड है इज अ बिगर साइड बिकॉज इट इज ऑपोजिट टू अ बिगर एंगल, PQ is a smaller side because it is opposite to a smaller angle। तो इसीलिए देखो PR is greater than PQ। ओके, अब ये दो थ्योरम हो गए और लास्ट एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7.8। नाउ दिस थ्योरम नंबर 7.8 इज नॉट न्यू, स्टैंडर्ड 7th में आया था। अगर आप रिकॉल कर पाए तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी थी 7.8, वो हम लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। कैसा है कि कोई भी ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल XYZ एनी ट्रायंगल, उसमें किसी भी दो साइड का एडिशन करूंगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा चाहिए या होगा ही। अगर वो नहीं है तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। जैसे मान लो कि ये मैं ले लेता हूं A और B और ये C। A is the length of XY, B is the length of XZ और C is the length of YZ। A किसकी लेंथ है, XY की, B किसकी लेंथ है, XZ की और C किसकी लेंथ है, YZ की। अब मैं किसी भी दो का एडिशन करूंगा वो तीसरे से बड़ा होगा। जैसे मान लो इफ आई एड दिस टू AB,
ए प्लस बी मैंने ऐड कर लिया, तो ए प्लस बी का जो भी रिजल्ट होगा वो सी से बड़ा होगा। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, सपोज बी प्लस सी, तो मैं बी प्लस सी ये दो साइड ऐड कर रहा हूं, तो इन दोनों साइड का जो एडिशन होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। या मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, वो इससे बड़ा होगा। तो समझ में आ रहा है, व्हेन आई ऐड एनी टू साइड, मैं किसी भी दो साइड, जैसे मान लो थर्ड एग्जांपल दो, मैंने एसी ऐड किया, अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक्स वाई और वाई जेड ऐड किया। तो मैंने अगर एक्स वाई और वाई जेड ऐड किया यहाँ पे ए प्लस सी जो उनकी लेंथ है, तो ए प्लस सी ऐड करूंगा तो वो इससे बड़ा आएगा एक्स जेड से। दिस वाज थ्योरम 7.8 और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 7th में। तो ये दोनों आपको समझ में आए, क्योंकि ये तो फिर भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा है, ये समथिंग न्यू है इसी साल है, राइट। तो क्या है 7.6 कि अगर बड़ी साइड है, ये साइड बड़ी है, बड़ी मतलब लेंथ में, ये साइड लंबी है, लॉन्ग साइड, ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो उसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो बड़ा होगा, और ये छोटी है तो उसका एंगल ऑपोजिट छोटा होगा। अगर एंगल बड़ा है तो उसकी ऑपोजिट साइड बड़ी होगी, अगर एंगल छोटा है तो उसकी ऑपोजिट साइड भी छोटी होगी, अभी इन दोनों के कंपैरिजन में, राइट। और ये तो हमारा if two sides are added it will always be greater than third side, ऐसा नहीं होगा इन दोनों का एडिशन छोटा होगा और ये बढ़ जाएगा, वरना ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो दिस बाय थ्योरम 7.6, 7.7, 7.8 और इस अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, राइट। तो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, हमें दिया गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वी ऑलरेडी नो दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, तो मेरा बी जो है दैट इज 90 फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली बोला शो दैट, क्या शो करना है, तो हाइपोटेन्यूज द लॉन्गेस्ट साइड। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट होता है, तो 90 का ऑपोजिट साइड है AC, तो वी नीड टू प्रूव AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हमें प्रूव करना है AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हमको ये पता है कि इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है उसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, राइट। तो इन ट्राइंगल ABC में एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल होता है तो उसका एडिशन 180 होता है, राइट, सारे एंगल्स का। तो एंगल A आई डोंट नो, तो एंगल A पता नहीं, एंगल C पता नहीं है, राइट। तो एंगल A को मैं रहने देता हूं, एंगल B मुझे पता है 90 और एंगल C एज इट इज। तो B की वैल्यू पता थी 90, तो मैं डाल दी, बाकी AC एज इट इज। तो अब 90 उधर चला जाएगा, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90। तो सी A और C, ये एंगल और ये एंगल, उनका एडिशन है 90, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90, जबकि एंगल B अकेला 90 है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल B अकेला 90 है, समझ आ रहा है। तो आई कैन से कि ये जो है मतलब एंगल A और एंगल C 90 है उनका एडिशन, मतलब इन दोनों को मिला के 90 बन रहा है, और B जो है वो अकेला 90 है, तो आई कैन से कि B एंगल इन दोनों से बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो इनका एडिशन 90 और ये अकेला 90 है, समझ में आ रहा है। तो एंगल B इज द लार्जेस्ट एंगल, मैं लिख देता हूं, एंगल B इज द लार्जेस्ट एंगल इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एंगल B इज द लार्जेस्ट एंगल इन ABC के अंदर लार्जेस्ट एंगल तो 90 है। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, व्हेनेवर देयर इज अ ट्रायंगल 90 अगर एंगल है तो दूसरे दो उससे छोटे ही होंगे ना ऑब्वियसली। अगर ये 90 है तो ये दोनों 45 से बड़े, क्या मतलब अल्टीमेटली हाँ बड़ा हो सकता है बट दूसरा छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अभी इस ट्रायंगल में ये 90 और ये दोनों है, तो जो 90 है इज योर बिगेस्ट एंगल। इस ट्रायंगल में A और C का टोटल 90 और यहाँ पे B अकेला 90 है, तो B इज योर लार्जेस्ट एंगल, जो मैंने लिखा है कि B इज द लार्जेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होता है वो लॉन्गर होती है, तो B के ऑपोजिट कौन सी है? AC, तो AC इज द लॉन्गेस्ट साइड, देयरफॉर AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। और AC क्या है? हाइपोटेन्यूज, तो वही मैंने प्रूव कर दिया कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। समझ में आ रहा है? और ये कौन सा थ्योरम है? थ्योरम नंबर है 7.7 है यहाँ पे, ठीक है। तो 7.7 कन्वर्स है, 7.6 क्या था कि अगर लॉन्गेस्ट साइड है तो एंगल लार्जर होगा, और 7.7 कन्वर्स है कि अगर एंगल लार्जेस्ट है तो साइड लॉन्गेस्ट होगी। फिर
कि हमने प्रूव किया कि इन दोनों का एडिशन 90 और बी अकेला 90 है। बी अकेला 90 इज द लार्जेस्ट एंगल हियर, ये सबसे बड़ा एंगल है। सबसे बड़ा एंगल जो होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, तो ये सबसे बड़ा एंगल, तो ये सबसे बड़ी साइड, ये बड़ी साइड है कौन सी है, हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.4 हमें दिया गया है कि PBC इज लेस देन QBC। PBC इज लेस देन QBC। QBC ये एंगल छोटा है इस एंगल से, बराबर, बस इतना ही हमें डेटा दिया गया और बोला है हमें प्रूव करना है AC इज ग्रेटर देन AB। ये साइड जो है वो बड़ी है और ये साइड छोटी है, वो हमें प्रूव करना है। तो अभी इतनी ही चीज दी है, तो ये दोनों पैरेलल तो है नहीं, तो और कुछ कर नहीं सकते, बट सीधी ये दोनों लीनियर पैर बना रहे हैं। AP इज अ स्ट्रेट लाइन, AP जो है वो स्ट्रेट लाइन है, therefore this angle and this angle will make linear pair। तो let me write it, कैसा होगा कि एंगल PBC plus ABC is equals to 180 रीजन एंड लीनियर पैर। क्या PBC और ABC दोनों लीनियर पैर बनाएंगे, 180 है। अब लेट मी मेक, मुझे ये आंसर में चाहिए, क्या चाहिए आंसर, PBC आंसर में चाहिए, तो मैं ABC रहने देता हूँ यहाँ पे, ABC एज इट इज रखता हूँ, और ये मुझे आंसर में चाहिए तो 180 माइनस एंगल PBC कर देता हूँ और इसको नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, सिंपल, मैंने बस इस PBC को उधर भेज दिया, माइनस हो गया। सेकेंडली अब देखो QBC के चक्कर में यहाँ पे भी लीनियर पैर बन रहा है। सी AQ इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल और ये एंगल वो भी लीनियर पैर बनेंगे, तो उसकी इक्वेशन कैसे होगी, एंगल QCB प्लस ACB इज इक्वल्स टू 180। इसका रीजन भी लीनियर पैर है, लीनियर पैर इसलिए 180। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे QCB आंसर में चाहिए, तो उसको मैं उधर ले जाता हूं, तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 माइनस इधर आ गया तो QCB हो जाएगा। ठीक है, तो ACB हम यहाँ, ठीक है, अब इसको नंबर 2 दे देते हैं, दिस इज नंबर 2, राइट। अब सी क्या बोला हमको कि जो PBC है वो इससे लेस है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या है, PBC इज लेस देन एंगल QCB। अब यहाँ पे बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग पार्ट आता है, क्या पार्ट आता है कि PBC इज लेस देन QBC, ये एंगल इससे छोटा है, तो सपोज मैं 180 माइनस करूँ इसमें से, सी ऐसा हो जाएगा क्या, मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सी ये एंगल इससे छोटा है, तो अगर मैं दोनों में से 180 माइनस करता हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि दिस टू एंगल्स में हमें रिलेशन पता है कि ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा है। अब मान लो कि 180 में से ये माइनस करता हूँ, 180 में से ये माइनस, तो क्या रिलेशन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। तो उसका मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मानिए कि 2 इज लेस देन 3, ये आप सबको पता है कि 2 3 से छोटा है, ओके वी नो कि 2 3 से छोटा है। अब मैं 10 नंबर लेता हूँ और दोनों से माइनस करता हूँ, तो मैं यहाँ करता हूँ 10 माइनस 2 और यहाँ करता हूँ 10 माइनस 3, तो उल्टा हो जाएगा। जो सब्ट्रैक्शन का आंसर है वो इससे बड़ा होगा, कैसे, 10 में से 2 गया तो बचा 8, 10 में से 3 गया बचा 7, तो अब रिलेशन उल्टा हो गया। ध्यान से देखिए, 2 तो छोटा था, 2 वाज स्मॉलर, 3 बड़ा है, 2 छोटा है 3 बड़ा है, बट जब मैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर से दोनों को माइनस करता हूँ, 10 को 2 से माइनस किया, सॉरी 10 में से 2 माइनस किया और 10 में से 3 माइनस किया, तो सब्ट्रैक्शन के बाद रिलेशन उल्टा हो जाता है। समझ आ रहा है, व्हेन देयर इज ऐसा कि एक नंबर छोटा है एक नंबर बड़ा है, अब जो दोनों को किसी पर्टिकुलर एक नंबर से माइनस करता हूँ तो रिलेशन उल्टा, यहाँ पे 2 छोटा था, यहाँ पे आ गया 8 बड़ा, तो सिमिलरली ये छोटा है ये बड़ा है, बट पर्टिकुलर 180 से माइनस करूंगा तो ये अब जो सब्ट्रैक्शन है वो बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये छोटा है तो इसको कम रिड्यूस करेगा और ये बड़ा है तो इसको ज्यादा रिड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 10 था, ये छोटा था तो उसने उसको 10 से 8 किया, बट ये बड़ा था तो उसने 10 से 7 कर दिया। 180 माइनस PBC क्या है, देखो 180 माइनस PBC इज माई एंगल ABC, तो ये एंगल ABC लिख लेता हूँ, और 180 माइनस QCB क्या है, 180 माइनस QCB ACB है, तो ACB। तो क्या किया, यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 इक्वेशन को हमने यूज किया और रिप्लेसमेंट कर दिया। अब देखिए ABC मतलब ये एंगल इज बिग और ACB
ए सी बी, ये मेरा छोटा हो गया, ये छोटा एंगल है ना ए सी बी, ए बी सी सर, तो ए बी सी बड़ा है, ए बी सी बड़ा है, देयरफॉर उसकी ऑपोजिट साइड जो है ए सी, और ये ए सी बी की ऑपोजिट ए बी। तो कहने से कि ए सी, क्यों ए सी बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि ए बी सी की ऑपोजिट क्या है, ए बी सी, बड़ा एंगल ए बी सी है, उसके सामने ये है तो बड़ा हो जाएगा ए बी ए सी, और ए सी भी छोटा है, ए सी भी छोटा है तो उसके सामने वाली जो साइड है ए बी वो भी छोटी होगी। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो कैसे किया हमने, सबसे पहले हमको ये रिलेशन पता था, दिस वर लीनियर पैथ, ये दो लीनियर पैथ थे, तो ये इक्वेशन आई। फिर मैंने पीबी जो पीबीसी मुझे चाहिए तो पीबीसी को मैंने वहां भेज दिया, तो पीबीसी आ गया, तो दिस वाज इक्वेशन 1। फिर ये दोनों भी लीनियर पैर है, ये दो लीनियर पैर है, तो वो मैंने इक्वेशन लिखी दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 लीनियर पैर। और मुझे भी क्यूसीबी चाहिए तो उसको मैंने अंदर भेज दिया, तो एसीबी के फॉर्म में आ गया। तो दिस इज 1 and 2 इक्वेशन। फिर मैंने बताया कि जो गिवन है दिस इज लेस देन दिस, वो मैंने लिख दिया दिस इज लेस देन दिस। अब ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन जब मैं किसी पर्टिकुलर नंबर से माइनस करता हूँ, ये छोटा है तो उसको कम रिड्यूस करेगा, तो यहाँ से ज्यादा आ जाएगा, और ये बड़ा नंबर है तो उसको ज्यादा रिड्यूस कर देगा, तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैंने समझा है आपको कि ये उल्टा हो जाता है, राइट। तो लिख दिया। अब ये 180 माइनस पीबीसी क्या था, एबीसी, तो उसको रिप्लेस किया। 180 माइनस क्यूसीबी क्या था, तो एसीबी, वो मैंने रिप्लेस किया। अब ये जो एंगल है एबीसी वो बड़ा है तो एसी बड़ा हो गया, और ये एंगल एसीबी छोटा है तो उसकी साइड भी छोटी हुई, तो एसीबी के ऑपोजिट क्या था, एसी, और एसीबी के ऑपोजिट क्या था, एबी, तो उसके नीचे एबी। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, तो हमने प्रूव कर दिया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 गिवन है एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, मतलब जो एंगल बी है वो ए से छोटा है। सेकेंडली सी इज लेस देन डी, सी एंगल जो है वो डी से छोटा है। तो जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बोला है बी इज लेस देन ए, मतलब बी एंगल छोटा है और ए एंगल बड़ा है। तो मैं यहाँ पे फिर से कॉपी कर लेता हूं कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। तो बी एंगल जो है वो छोटा है एंगल ए से। अब बी एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी है, बी एंगल के ऑपोजिट साइड है ओ ए, तो मेरा ओ ए इज लेस देन, अब एंगल ए के ऑपोजिट क्या है, एंगल ए के ऑपोजिट है बीओ, तो बीओ, ठीक है, समझ में आया। ये क्या लिखा जो गिवन है कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, जो गिवन है, राइट, वो लिख दिया मैंने। और बी के ऑपोजिट जो है वो नीचे लिखा ओ ए, और ए के ऑपोजिट है ओ बी, वो उसके नीचे लिख दिया। तो कहने का मतलब रिजल्ट क्या आया कि ओ ए इज लेस देन ओ बी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये तो गिवन है और इसको हम 1 नंबर देते हैं, राइट। तो सेकेंडली अब दूसरा मैं लिख लेता हूं कि एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। तो पहले मैं वो कॉपी कर लेता हूं कि एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, तो ये मेरा गिवन है, दिस इज माय गिवन, और एंगल सी डी। अब सी के ऑपोजिट क्या है, तो सी के एंगल के ऑपोजिट है ओडी, तो ओडी में लिख लेता हूं, लेस देन सिंबल कॉपी कर लिया। और एंगल डी के ऑपोजिट क्या है, तो एंगल डी के ऑपोजिट है ओसी, इन दिस ट्राइंगल डी के ऑपोजिट क्या है, ओसी, ठीक है। और इसको नंबर देता हूं 2 सी। तो 1 इक्वेशन मिल गई और 2। अब एडिंग 1 and 2 क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो इसका एलएचएस ऐड हो जाएगा, तो OA प्लस OD लेस देन इसका एलएचएस, तो BO प्लस OC, OA प्लस OD, देखो OA प्लस OD अल्टीमेटली AD मिल जाएगा, हाँ, और OB प्लस OC, ये पूरा मुझे BC दे देगा, वही तो चाहिए था, AD इज लेस देन BC, AD है, राइट। तो AD समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर दो, B है। तो पहले मैंने ये लिखा B का जो ऑपोजिट साइड है, A का जो ऑपोजिट साइड है, C का ऑपोजिट साइड, D का ऑपोजिट साइड, फिर वो फर्स्ट सेकंड जो इक्वेशन मैंने सीधा ऐड कर दिया। तो LHS ऐड करूंगा तो आई विल गेट AD, RHS ऐड करूंगा तो आई विल गेट BC। दिस इज हाउ आई प्रूव दिस। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3, सीधा हमें ऑपोजिट एंगल से एंगल के ऑपोजिट साइड लिखने, LHS ऐड किया, RHS ऐड किया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इट इज गिवन AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, AB जो है सबसे छोटी साइड है, ये चारों साइड में AB सबसे छोटी है, राइट। और बोला है CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, चारों साइड में जो CD है जो कंफर्टेबली दिख रहा है कि CD इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो हमें सिर्फ 2 ही चीज गिवन है और हमें वी नीड टू प्रूव कि A इज ग्रेटर देन C।
एंगल ए, दिस कंप्लीट एंगल इज ग्रेटर देन कंप्लीट एंगल सी. सेकेंडली एंगल बी इज ग्रेटर देन डी, मतलब दिस कंप्लीट एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल डी. So this is what we need to prove, and two things are only given in our data. Let's start. हमें ये करने के लिए we need to divide this quadrilateral into two triangles. So let me draw a diagonal here first. I have drawn a diagonal AC, right? So this is diagonal AC. तो let's first talk about ABC. हम लोग पहले ABC ट्रायंगल की बात करते हैं. In triangle ABC, अभी मैं बात कर रहा हूँ ABC की, राइट? तो ये ट्राइंगल में देखो AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, AB सबसे स्मॉलेस्ट है, ये चारों से छोटा है AB, तो AB ऑब्वियसली इससे भी छोटा होगा BC से, तो आई कैन राइट कि AB इज लेस देन BC. ये कहां से आया? हमारा गिवन डेटा है, तो गिवन डेटा बता रहा है AB सबसे स्मॉलेस्ट है, तो BC से भी वो छोटा होगा. अब AB का ऑपोजिट कौन सा है? तो AB साइड से ऑपोजिट एंगल है ये, कौन सा? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डॉटेड ट्रायंगल. डॉटेड कौन सा? ACB. आई कैन राइट ACB एंगल इज लेस देन, ठीक है. और BC का ऑपोजिट कौन है? ये BC है, तो BC का ऑपोजिट एंगल है ये वाला, कौन सा? दिस डॉटेड. तो BAC एंगल BAC, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, राइट. ये बात हो गई ABC की. अब हम बात करेंगे ADC. तो इन ट्राइंगल ADC में क्या हो रहा है? CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लंबी साइड कौन सी? CD इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा. अब ये सबसे लंबी साइड है तो AD से भी लंबी होगी, तो आई कैन राइट कि मैं AD पहले लिखता हूं, तो AD इज लेस देन DC. कैसे? क्योंकि DC सबसे लंबी है, सीधी है ना, कि DC बोलो या CD इज द लॉन्गेस्ट, तो CD या DC ये सबसे लॉन्गेस्ट है, और तो AD से भी बड़ी होगी, तो ये सबसे बड़ी है, तो DC इज ग्रेटर देन AD. अब AD का ऑपोजिट कौन सा एंगल? दिस इज योर AD. AD के ऑपोजिट एंगल है ये, कौन सा? दिस. तो ये एंगल कौन सा है? DCA. एंगल DCA इज लेस देन. अब DC के ऑपोजिट कौन सा है? तो DC के ऑपोजिट ये वाला एंगल है ये, तो एंगल कौन सा है? DAC. एंगल DAC. तो नाउ इसको हम नंबर 2 देते हैं, राइट. तो 1 इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, हमको दोनों को ऐड करना है, तो एडिंग 1 एंड 2. फर्स्ट और सेकंड को इक्वेशन ऐड करेंगे तो LHS ऐड हो जाएगा, RHS ऐड हो जाएगा, तो इसका LHS और इसका LHS क्या हो जाएगा? एंगल ACB, ये LHS, फिर इसका LHS है DCA इज इक्वल टू इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे लेस देन की साइन चल रही है, तो लेस देन आएगा, लेस देन. एंगल कौन सा? ये RHS BAC और इसका RHS है DAC. तो नाउ लेट अस ऐड LHS को ऐड कर लेते हैं, तो चेक करते हैं. ACB क्या है? ACB मतलब ये डॉट वाला पार्ट, और DCA देखो BCA और DCA अल्टीमेटली ये दोनों एडिशन करो. आई एम एडिंग दिस टू, दिस डॉट एंड दिस एंगल, ये दोनों ऐड करूंगा तो अल्टीमेटली पूरा C मिल जाएगा. तो आई कैन राइट दिस एडिशन इज एंगल C. ये लेस देन का सिंबल एज इट इज. और BAC मतलब दिस डॉटेड एंगल, और DAC अल्टीमेटली दिस. अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा. नाउ आई विल एडिंग दिस टू एंगल. अब इनको ऐड करूंगा, इफ आई ऐड दिस टू एंगल तो पूरा A मिल जाएगा. तो आई कैन राइट दिस एडिशन इज एंगल A. तो हमारा पार्ट आ गया. कौन सा पार्ट आया? फर्स्ट. देखो A इज ग्रेटर देन C. A इज ग्रेटर देन C. उल्टा लिखा है बट सेम चीज है. A बड़ा है, C छोटा है. A बड़ा है, C छोटा है. दिस इज व्हाट वी प्रूव. हमारा ये प्रूफ हो गया है. तो दिस इज फर्स्ट डन. सेकेंड केस में सब कुछ सेम करना है, बस हमें जो डायगोनल बनाना है PD. तो अब मैं क्या करता हूं, उसके लिए मैं अलग डायग्राम बना लेता हूं, उसका अलग डायग्राम ऐसा बना लेता हूं, ठीक है. नाउ आई विल ड्रॉ लाइक दिस. ये आपका D है, A है, B है, C है, राइट. तो अब बात सेम करेंगे, जैसा ये प्रोसीजर है डिट्टो सेम, कोई चेंज नहीं करना, बस ये वैल्यूज चेंज होगी, बाकी सेम प्रोसीजर है. तो पहले बात करता हूं ABD की. तो इन ट्राइंगल ABD, जैसे हमने यहां ABC पहले लिया, फिर लिया हमने
एडीसी, एबीसी पहले या फिर एडीसी, तो इन दोनों में से पहले मैं ये ऊपर वाला लेता हूँ, कौन सा, एबीडी। अब आप देखेंगे क्या बोला है, एबी इज द स्मॉलेस्ट है। अब एबी सबसे छोटी है तो एबी इससे भी छोटी होगी, तो मैं लिख लेता हूँ कि एबी सबसे छोटी है तो वो एडी से भी छोटी होगी। और ये कहां से लिखा मैंने, गिवन से लिखा, तो एबी इज द स्मॉलेस्ट साइड, तो एडी से छोटी होगी। अब एबी के ऑपोजिट कौन सा, सी। अब ये एबी के ऑपोजिट है ये एंगल, कौन सा, ये एंगल। तो वो एंगल क्या है, तो एंगल एडीबी। सेकेंडली अब एडी का ऑपोजिट क्या है, एडी, ये एडी का ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये, तो ये कौन सा एंगल है, एंगल एबीडी। तो इसको 1 ले लेता हूं मैं, कमा फिर से, लेट्स डू इट। ये ट्रायंगल में एबी का ऑपोजिट कौन है, एबी के ऑपोजिट ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, और एडी का ऑपोजिट नीचे आ रहा है, तो ये दो एंगल हो गए डॉटेड, राइट। तो ये बात थी एबीडी की। नाउ आई विल टॉक अबाउट अनदर ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बचा है, नीचे वाला बीसीडी। इन ट्रायंगल में क्या होगा, बीसीडी में CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये CD जो है वो सबसे लंबी साइड है। अब ये सबसे लंबी साइड है, राइट, ये सबसे बड़ी है, तो मैं लिख सकता हूं कि BC इज स्मॉलर देन CD। देखो CD इज द लॉन्गेस्ट, CD सबसे बड़ी है तो वो BC से भी बड़ी होगी, तो CD इज ग्रेटर देन BC। अब BC का ऑपोजिट क्या है, BC के ऑपोजिट है ये एंगल, कौन सा, दिस एंगल। तो वो एंगल कौन सा है, BDC। तो एंगल BDC इज लेस देन CD के ऑपोजिट। अब CD के ऑपोजिट मतलब नीचे आ रहा है, इसका ऑपोजिट कौन सा होगा, इसका ऑपोजिट यहां आएगा, BD का ऑपोजिट है एंगल ये, तो कौन सा है वो एंगल DBC। अगेन देखिए ये CD साइड है, ये CD का ऑपोजिट, अब ये ट्रायंगल भूल जाए तो CD का ऑपोजिट ये एंगल है, तो DBC है, तो DBC दिया, राइट। अब इसको इक्वेशन नंबर 2। अब वापस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ 1 2 दिया हुआ है, तो अब कंटिन्यूएशन में, तो इधर मैं 3 दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1 2 है, यहाँ 3 हो गया और यहाँ पे 4, तो 3 और 4। तो अब लिखते हैं एडिंग 3 and 4, 3 और 4 को ऐड करते हैं, तो 3 और 4 को ऐड करेंगे तो इसका एनालिसिस क्या हो जाएगा, एंगल ADB प्लस एंगल BDC लेस देन का साइन चल रहा है, एंगल इसका RHS क्या है, ABD प्लस और इसका RHS DBC, राइट। तो ये तो अब ये LHS ऐड करके देखो क्या आ रहा है, ADB मतलब दिस डॉट, BDC अल्टीमेटली पूरा D है। अगर ऐसे नहीं देखना डायग्राम तो भी देखो, ये रहा D, तो अल्टीमेटली वो पूरा D देने वाला है, तो ये हो गया एंगल D लेस देन। अब देखो यहाँ पे भी सेंटर B, यहाँ पे भी सेंटर B, फिर भी डायग्राम में चेक करते हैं, तो ABD मतलब ये डॉट, और DBC तब ये, तो अल्टीमेटली दोनों B दे रहे हैं, तो ये पूरा B मेरे को मिल जाए, कंप्लीट B, तो ये मेरा एंगल B है। आई कैन सी कि एंगल D, ये D है, एंगल D इज लेस देन एंगल B, तो हमारा वो सेकंड पार्ट आ गया। सी B बड़ा है, यहाँ पे भी B बड़ा है, तो काफी सिंपल था ये फर्स्ट पार्ट के लिए। ये फर्स्ट पार्ट जो मैंने यहाँ किया है उसके लिए ये डायग्राम है। तो डायग्राम तुम्हारा कौन सा आगे, AC कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमने नहीं लिखा बट आप मेंशन कर सकते हो कि कंस्ट्रक्ट AC, ठीक है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ भी आप एक बार लिख ही दो कंस्ट्रक्ट, यहाँ हमने कंस्ट्रक्ट किया है BD, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट आप मेंशन कर लेना आगे। फर्स्ट केस के लिए मैंने कंस्ट्रक्ट किया AC कंस्ट्रक्ट किया, फिर ये ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना, राइट, और फिर RHS ऐड किया एंड वी गॉट दिस C इज लेस देन A। फिर हमने दूसरा कंस्ट्रक्शन किया BD, तो मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्ट BD बनाया, उसके बाद हमको दो ट्रायंगल मिले, ये दो ट्रायंगल मिले, उसका दिस LHS गिवन दिस RHS गिवन B एंगल B, तो ये सेकंड पार्ट हमारा होगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, राइट। नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, it is given that PR is greater than QR. PR, this side PR is greater than QR. Sorry, PQ. तो PR जो साइड है, this is PR side is greater than PQ. PR साइड सब इन दोनों के कंपैरिजन PR बड़ी है और PQ छोटी है। Secondly, PS is bisector of QPR.
क्यू पी आर, ये पूरे एंगल का पी एस बाइसेक्टर तो मैंने ऑलरेडी बना दिए। ये दो डॉट जो है यहाँ पे जो डॉट है वो बता रहा है कि दिस एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू आर पी एस। ठीक है, तो ये दो इक्वल है क्यों, क्योंकि पी एस इज अ बाइसेक्टर में बोला है, और बोला है कि जो पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। इतना हमें डेटा किया है। हमें प्रूव करना है कि पी एस आर दिस एंगल इज ग्रेटर देन पी एस क्यू दिस एंगल, ये एंगल बड़ा है इस एंगल से, हमें प्रूव करना है। ये क्वेश्चन करने से पहले सॉल्व वी शुड अंडरस्टैंड वन जो हम लोग पढ़ चुके लोअर स्टैंडर्ड्स में, एक्सटीरियर एंगल। जैसे कि ये ट्राइंगल है और इसकी कोई भी एक साइड से, दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर सपोज, ठीक है, ये पी क्यू आर ट्राइंगल है और कोई भी एक साइड मैंने एक्सटेंड कर दी तो ये बना मान लो पी क्यू एस, सपोज पी आर एस मैंने एक्सटेंड किया। ठीक है, तो सपोज ये उसका एक्सटेंड, मतलब इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल टू दिस ट्राइंगल। फिर से बताता हूँ, ये ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का बेस को हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये बना एक्सटीरियर एंगल। अभी एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो एक्चुअली एडिशन किसका होता है, दिस एंड दिस, ये 1 और 2 होगा सपोज, तो ये क्या होगा 1 प्लस 2, ये 30 होगा, ये 60 होगा, तो ये होगा 90। तो कहने का मतलब दिस इज समथिंग जो याद भी होगा और हमने पढ़ा भी है लोअर स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एडिशन ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगने वाला है, इसलिए मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया। राइट, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या बोला है, पहले तो हमें ये बाइसेक्टर बोला वहां से चालू कर दे। राइट, तो मैं लिख देता हूं एंगल पी क्यू आर, पी एस इज बाइसेक्टर, पी एस इज बाइसेक्टर, देयरफॉर पी एस बाइसेक्टर, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन कौन से एंगल, क्यू पी एस इज इक्वल्स टू एंगल आर पी एस, इसको 1 देते हैं, क्यू पी एस ये डॉट और आर पी एस ये डॉट, तो दिस टू आर इक्वल वाई पी एस इज अ बाइसेक्टर। तो हमने एक डेटा यूज कर लिया। अब इस पे आते हैं कि पी आर इज ग्रेटर देन क्यू आर, तो ये भी हमारा गिवन था। राइट, बाइसेक्टर में दिया गया था। अब हम यूज कर दूसरा कि पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये भी मेरा गिवन है। पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये पी आर साइड इससे बड़ी है। तो अब पी आर के जो ऑपोजिट एंगल कौन सा है, तो पी आर का ऑपोजिट एंगल है कौन सा, दिस पी क्यू आर होता है। बट अभी हमें एस में इंटरेस्ट, देखो यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन एस। अभी आप देखो फिर से मैं समझाता हूँ कि पी आर क्या है, पी आर ये रहा, पी आर साइड है और उसकी ऑपोजिट एंगल देखी जाए तो ये है, दिस इज द एंगल क्यू इज द एंगल ऑपोजिट टू पी आर। तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसके ऑपोजिट एंगल पी क्यू एस ग्रेटर देन साइन एज इट इज। अब पी क्यू के ऑपोजिट क्या है, पी क्यू, इसके ऑपोजिट क्या है, इसके ऑपोजिट है आर, तो आर को भी लिखूंगा पी आर एस, एंगल पी आर एस, ये मेरा 1 हो गया। तो दिस इज हाउ वी गेट, ये हमें डेटा था, दिस वाज आवर डेटा गिवन। तो ये पी आर के ऑपोजिट था ये एंगल, क्यू पी क्यू के ऑपोजिट था ये एंगल, तो दिस इज व्हाट वी गॉट। अब इसके अंदर देखो ये तो एंगल तो इक्वल है, समझ में आया ना, ये रिलेशन कैसा है, दिस इज ग्रेटर देन दिस, बट ये तो इक्वल है। तो मान लो कि ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, एज्यूम करो कि ये 5 डिग्री, ये भी 5 डिग्री, 5 डिग्री। अब ये दोनों इक्वल है, मैं इसमें डाल देता हूं, एज्यूम करो कि ये 5 डिग्री है और ये भी 5 है, तो इसमें मैं 5 ऐड करूंगा और इसमें भी 5 ऐड करूंगा, तो अल्टीमेटली रिलेशन सेम रहेगा ना। ठीक है, तो वैसी बात है। तो ये इक्वल है तो ये इसमें ऐड कर लेता हूं और ये इसमें ऐड कर लेता हूं, रिलेशन सेम ही रहेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मतलब आई एम एडिंग इक्वल टू बोथ, तो इक्वल रहने वाला है। मान लो 6 इज ग्रेटर देन 4 और दोनों में 2 ऐड कर लो, तो यहाँ 6 का 2 ऐड करूंगा तो 8 हो जाएगा। मैं लिख के बता देता हूँ कि मानो कि 6 इज ग्रेटर देन 4, ये रिलेशन है, 6 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, और ये दो इक्वल है, मतलब मान लो 2 2, तो मैं यहाँ +2 करता हूँ, यहाँ +2 करता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 8 इज ग्रेटर देन 6। तो रिलेशन तो ग्रेटर देन का ही रहा ना, दोनों जगह, ये भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन। ठीक है, तो मैं दोनों को इक्वली ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ ऐड करता हूँ, ये यहाँ ऐड कर लेता हूँ, तो पी क्यू एस प्लस ये पार्ट क्यू पी एस, ये ग्रेटर देन का सिंबल है पी आर एस प्लस ये यहाँ पे आर पी एस। अब आपको देखना है यहाँ पे कि ये क्या है एक्चुअली, पी क्यू एस और क्यू पी एस, पी क्यू एस और क्यू पी एस क्या है, पी क्यू एस मतलब दिस एंगल, हमें डॉटेड ड्रॉप कर लेता है, मुझे आपको पता चल गया होगा ये दोनों इक्वल है। आई एम टॉकिंग अबाउट पी क्यू एस, ये पी क्यू एस, क्यू पी एस मतलब ये एंगल। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल प्लस दिस एंगल, जैसे मैंने बताया
दिस एंगल प्लस दिस एंगल एक्चुअली क्या होता है, एक्सटेंड होता है। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब मैं इसको ढक दूं सपोज, तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ये मेरा एक्स्ट्रा एंगल हुआ। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बाद में मतलब डायग्राम बना देता हूं। आपका पी क्यू एस आर ऐसा है, ठीक है। तो मैंने अभी बात की, मैं डॉट बना रखी हूं, बनाता हूं कि मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। तो अब इन दिस ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये ट्रायंगल का बेस जो QS है उसमें से मैंने एक्सटेंड किया SR। तो दिस डॉटेड प्लस दिस डॉटेड, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो उनका एडिशन करूंगा तो इनका जो एडिशन आएगा उतना ही ये होगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों का एडिशन, ये डॉटेड का एडिशन मुझे ये देने वाला है, तो अल्टीमेटली ये दो एडिशन है दिस एंड दिस, जब ये दो एडिशन है दिस एंड दिस, तो उनसे मुझे क्या PSR मिलेगा। तो इनका एडिशन क्या है, अल्टीमेटली PSR। सिमिलरली अब मुझे ये चाहिए तो उसका भी अलग डायग्राम बना देते हैं, कैसा है उसका डायग्राम ऐसा है, ये आपका PRSQ, ठीक है। अभी देखो PRS मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, व्हाट RPS मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब ये दो मेरे इंटीरियर अपोजिट एंगल, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये एक्सट्रीम मिल जाएगा, तो कौन सा है, PSQ, ठीक है। यहां पे भी आप देख सकते हो PRS क्या है, PRS मतलब ये एंगल मैं लिख देता हूं, मैं स्टार बना देता हूं, ठीक है। और RPS मतलब ये स्टार, तो ये तो इंटीरियर एंगल है और उसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा हो गया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये मेरा एक्सटर्नल दिस टू, उसका एक्सटर्नल एंगल ये है, तो मैंने PSQ लिख दिया। अब आपको दिख ही रहा है कि PSR इज लेस देन PSQ, चेक करो PSR है, हाँ है, ग्रेटर देन में, हाँ ग्रेटर देन में, PSQ सामने, राइट। तो वी प्रूव्ड, यू नो, सो दैट पार्ट हमने ये बता दिया। तो कैसे बताया, हमने एक्सटर्नल एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट यूज किया। तो अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो देख लो, या आपकी जो प्रीवियस बुक्स एक बार रेफर कर लीजिए, आपको एक्स्ट्रा एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी तो मैंने पूरा बता ही दिया है कि हाउ इट वर्क्स, बट स्टिल इफ आपको चाहिए प्रैक्टिस तो और वीडियोस हैं मेरे जो इस पे बनाए हुए, तो यू कैन सी दैट, राइट। अभी क्या है, PRS इज ग्रेटर देन PSQ, ओके। मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ, क्या किया था हमने, हमको बोला था कि PS इज अ बाइसेक्टर, PS बाइसेक्टर है तो ये दो एंगल इक्वल है, वो मैंने लिख दिया, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, राइट। फिर मैंने यूज किया कि PR इज ग्रेटर देन PQ, PR इज ग्रेटर देन PQ, PR के ऑपोजिट ये एंगल था, PQ के ऑपोजिट ये, तो ये रिलेशन आया। अब ये इक्वल पार्ट है, दोनों में ऐड कर दिया, मतलब ये इसमें ऐड कर लिया, ये इसमें ऐड कर लिया, सेम ही रिलेशन रहेगा ग्रेटर देन का। ये दोनों का एडिशन, ये एक्सटर्नल एंगल, ये दोनों का एडिशन, ये एक्सटर्नल एंगल, वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया। तो दिस इज हाउ वी गॉट आवर आंसर। So this was question number 5. Now let's start question number 6. Question 6 काफी लॉजिकल भी है और मतलब आप डायग्रामेटिकल भी समझ सकते हो कि उसका आंसर क्या है, और अगर एग्जाम में ज्यादा मार्क्स है तो हमें स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे, राइट। तो उस अकॉर्डिंग आते हैं। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि देयर इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है एंड देयर इज अ लाइन, ये लाइन है। तो इट इज सेड कि इस पॉइंट से इस लाइन पे जितनी भी मैं लाइंस ज्वाइन करूं उसमें जो परपेंडिकुलर होगी सबसे शॉर्टेस्ट होगी, राइट। तो हम लोग सारे एग्जांपल लेते हैं, तो मैं पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, सी दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, मान लो पॉइंट P है, ये लाइन L है सपोज, ठीक है। तो ये पॉइंट P है, ये मान लो इस पॉइंट पे M, तो मैं बोलूंगा ये पॉइंट जो P है, पॉइंट P से M पे परपेंडिकुलर है लाइन L पे, राइट। तो PM इज परपेंडिकुलर। तो हमें प्रूव करना है कि PM के अलावा कोई भी लाइन होगी, कोई भी लाइन, यहां बना लो, यहां बना लो, यहां बना लो, फिर यहां बना लो, कोई भी लाइन होगी P के अलावा, क्योंकि देखो एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर बनता है, तो P से एक परपेंडिकुलर बन गया। अब मैं उसकी जस्ट यहां पे बनाऊंगा लाइन, तो वो भी परपेंडिकुलर नहीं होगी, कुछ डिग्री कम होगी, 90 नहीं होगा। तो एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर बनता है, तो होगा मेरा PM। अब मान लो ये PN है, ये R है, ये S है, ये P है, कुछ भी बना लो, ठीक है। तो अभी देखेंगे ध्यान से, हमें प्रूव करना है कि P से एक ही लाइन है और वो है परपेंडिकुलर, जो इन सबसे छोटी, देखो ये सारी लेंथ आप देखोगे लॉजिकली देखा जाए तो भी आपको पता चलता है कि PM छोटी ही है, डायग्रामेटिकली बता सकते हो, बट अभी नीड स्टेप्स, ठीक है। तो अभी चालू करते हैं। तो मैं पहले परपेंडिकुलर क्या है उसका लेता हूं, तो लेट मी कंसीडर, जैसे मान लो कि मैंने पहले PT बनाया और PM इज माय परपेंडिकुलर, तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल PMT
PMT की बात करो तो कैसे लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल M प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी राइट। P क्या है पता नहीं, T पता नहीं, बट M पता है मुझे 90, दिस इज माई 90, तो P एज इट इज M 90 एंगल T इज इक्वल्स टू 180, तो ये 90 को जब दे देते तो एंगल P प्लस एंगल T इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो एंगल P प्लस एंगल T इज इक्वल टू 90। बच्चों वाला कैलकुलेशन था राइट। P और T हो गया 90, P का एंगल जो भी होगा, Q का एंगल जो भी होगा, दोनों का एडिशन 90, तो कहने का मतलब ये P और T दोनों 90 है, जबकि एंगल M अकेला 90 है। समझ में आ रहा है, M अकेला 90 है जबकि P और T का एडिशन 90 है। अगर ये सब कुछ ठीक है, स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट, अगर मार्क्स चाहिए हमें एग्जाम में तो स्टेप्स लिखने हैं, बट हमें लॉजिकल भी पता है कि एक ट्राइंगल में अगर कोई भी एक एंगल राइट एंगल होता है तो बाकी के दोनों ऑब्वियसली उससे छोटे होते हैं। तो मैं कहने का मतलब क्या है, इन PMT M इज द ग्रेटेस्ट एंगल, ये सबसे बड़ा एंगल है। अब ये सबसे बड़ा एंगल है तो उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो सबसे बड़ी होगी। 7.7 थ्योरम में यूज करेंगे हम लोग, तो 7.7 थ्योरम के अकॉर्डिंग जो एंगल बड़ा होता है उसकी ऑपोजिट साइड भी बड़ी होती है। अब M इज हाईएस्ट, बराबर, M सबसे बड़ा है तो उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी, PT सबसे बड़ी होगी राइट। तो मैं लिख देता हूं कि M इज ग्रेटेस्ट, देयरफॉर इन दिस ट्राइंगल देखो M सबसे हाईएस्ट है, M ग्रेटेस्ट है, देयरफॉर उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं कि PT इज ग्रेटर देन, PT सबसे लंबा है, PT इज ग्रेटर देन PM। और मैंने जैसे बताया कि M सबसे ग्रेटेस्ट है, M सबसे बड़ा है, तो PT सबसे बड़ी, तो PT PM से भी बड़ी है और PT MT से भी बड़ी, बट MT में अभी हमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हमें PM का ही हर जगह, PM को परपेंडिकुलर जो है वही हमारा काम का है अभी। तो हमने इस ट्रायंगल के लिए प्रूव किया। अब सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए भी मैं प्रूव कर सकता हूं। हाउ, सी इफ आई टॉक अबाउट ट्रायंगल PNM, अभी मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, सपोज अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर, तो ये 90 हो गया। सिमिलरली मैं सेम प्रोसीजर मैं कर सकता हूं कि भाई ये 90 है मेरा, तो ये एंगल और ये एंगल ऑब्वियसली छोटे होंगे, बिकॉज मैंने बताया अभी एक लॉजिकली कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 है तो बाकी के दो एंगल उससे छोटे होंगे, तो ये 90 हमेशा ग्रेटेस्ट रहेगा, तो ये ग्रेटेस्ट एंगल है तो उसके सामने वाला ग्रेटेस्ट होगा। तो मैं फिर से प्रूव कर सकता हूं कि PN इज ग्रेटर देन PM, जैसे हियर। तो सिमिलरली क्योंकि देखो यहाँ पे 90 था इसलिए ये हाईएस्ट हुआ ना, देखो M 90 था इसलिए PT बड़ा हुआ। सिमिलरली यहाँ पे भी M 90 है तो ये PN ग्रेटर देन हो जाएगा, PN इज ग्रेटर देन PM। ओके, सिमिलरली एक और ट्राइंगल लेते हैं, ये बड़ा वाला PRM। अभी मैं नीचे वाला ये वाला पार्ट रब कर लेता हूं। ठीक है, तो नाउ PRM, अब PRM में भी देखेंगे तो M तो मेरा 90 है, अब M 90 है तो ये दोनों एंगल ऑब्वियसली छोटे होंगे, तो ये M मेरा 90 दैट इज द हाईएस्ट एंगल, ये हाईएस्ट एंगल, तो मेरा उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो हाईएस्ट होगी, तो मैं फिर से लिख सकता हूं कि PR इज ग्रेटर देन PM। क्यों? क्योंकि हाई, और हमें मैथ्स में पढ़ाया भी गया है, पाइथागोरस थ्योरम उसमें बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज होती है इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हमने प्रूव कर दिया कि सिमिलरली यहाँ भी सिमिलरली लिख सकते हो। तो सिमिलरली हर बार देखेंगे कि जो परपेंडिकुलर साइड है, जो परपेंडिकुलर जो हाइट है वो हमेशा छोटी आएगी, और इसीलिए मैं प्रूव कर सकता हूं कि PM हमेशा छोटा आता है। देखो लेस देन PM, ग्रेटर देन PM, ग्रेटर देन PM, तो PM हमेशा छोटा पड़ता है, PM हमेशा शॉर्टर साइड है, हाइपोटेन्यूज से हमेशा PM शॉर्टेस्ट है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट P है वो अगर इस लाइन पे देखे तो इस लाइन पे एक ही लाइन है, कौन सी, दैट इज परपेंडिकुलर, तो PM जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा P से लाइन का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ प्रूव्ड कि PM हमेशा छोटा है, देयरफॉर PM डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज शॉर्टेस्ट, कौन सा, PM। तो लिख सकते हैं देयरफॉर PM is the shortest distance from line L, ये लाइन L। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, PM is the shortest distance, PM is the shortest distance from line L। क्यों शॉर्टेस्ट है, क्योंकि हर बार देखो PM ही छोटा आता है,
तो दिस इज हाउ वी सॉल्व, दिस आर द स्टेप्स। बट हमें मैथ्स के जो प्रीवियस टाइम में पढ़ा है, पाइथागोरस हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्ग होता है, तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली लॉन्ग होगा। तो ये मेरा 90 है, तो हमेशा जो भी लाइन बनाऊंगा वो तो हाइपोटेन्यूज से बनने वाली है। तो अल्टीमेटली यही सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होने वाला है। दैट वाज लॉजिकल पार्ट, बट हमें स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे एग्जाम में, राइट। तो दिस आर सम स्टेप्स कि भाई m जो है वो हमेशा 90 रहेगा, m एंगल ये यहाँ पे ले लो, यहाँ पे m हमेशा 90 रहेगा, इसलिए उसकी ऑपोजिट साइड ये ले लो ऑपोजिट, या ये ले लो, तो उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा बड़ी रहेगी, ऑपोजिट साइड हमेशा बड़ी होगी, तो pm हमेशा छोटा होगा। तो दिस वे स्टेप्स जो हम बताएंगे, pm इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। So this is how we completed question number 6 of exercise 7.4, and we also completed all the exercises of this chapter. As I told you earlier, जब सारी exercise खत्म हो जाएगी, सारे numerical problem हम solve कर लेंगे, then we will go through the proofs of theorem. तो हमारे टेक्स्ट बुक में पर्टिकुलर इस चैप्टर में सिर्फ 2 थ्योरम के प्रूफ दिए गए हैं। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ थ्योरम। तो वी विल स्टार्ट विद थ्योरम 7.1। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड थ्योरम नंबर 7.1। तो थ्योरम नंबर 7.1, अभी थ्योरम नंबर 7.1 क्या बता रहा है? इट इज गिविंग अस अ कंडीशन ASA टू प्रूव 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो पहले मैं स्टेटमेंट में क्या दिया गया वो लिख लेता हूं यहाँ पे कि गिवन क्या है। गिवन ये है कि अगर 2 एंगल्स इक्वल है और उसके बीच के इंक्लूडिंग साइड्स इक्वल है, राइट। तो 2 एंगल्स आर इक्वल, ये गिवन है, एंड इंक्लूडेड साइड 2 एंगल्स अगर इक्वल है और उनकी इंक्लूडेड साइड है 2 ट्राइंगल के बीच में, राइट, करस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। देन मतलब हमारा गिवन पर तो प्रूफ क्या है? देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप समझिए। पहली बात, हमको ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है 7.1 का, वो स्टेटमेंट में क्या दिया है और क्या बता रहा है वो मैंने साथ में लिखा है कि दिया ये गया है कि अगर 2 ट्राइंगल है, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ कि ये ट्राइंगल है सपोज और ये ट्राइंगल है सपोज, ठीक है। अब ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है वो अगर मुझे बताना है, तो ऐसे कंडीशन, ये जो दिया थ्योरम नंबर 7.1 क्या बता रहा है कि अगर ये 2 ट्राइंगल के बीच में, ये बिटवीन दिस 2 ट्राइंगल्स, ये एंगल 1 इज इक्वल टू ये एंगल 1, मतलब ये इसका एंगल है वो करस्पॉन्डिंगली इससे इक्वल है, ये इसका एंगल है और वो भी करस्पॉन्डिंगली इससे इक्वल है। तो अगर 2 ऐसे, ये एंगल इससे, ये एंगल इससे, 1 इज इक्वल टू 1 और 2 इक्वल टू 2 ऐसे, और उसकी इंक्लूडेड साइड, मतलब इन दोनों के बीच की जो साइड है वो इसकी इंक्लूडिंग साइड हो गई और इन दोनों के बीच में इंक्लूडिंग साइड, तो इफ दिस 2 साइड्स आर आल्सो इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है, तो ये एंगल साइड एंगल भी कंडीशन बना रहा है। तो ये थ्योरम ऐसा बोल रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन है 2 ट्राइंगल के बीच में, देन दिस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो मैं डायरेक्ट आपको प्रूफ बता दिया, ये स्टेटमेंट जो भी है वो ये बता रहा है, बट अब हम इसको प्रूव करेंगे कि भाई ये जो 2 एंगल्स आर इक्वल और इंक्लूडिंग साइड आर इक्वल, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया वो हम लोग अभी प्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्रूव करने के हम लोग 3 केस लेंगे, ठीक है। अब 3 केस जो लेंगे वो 3 केस को हम लोग बारी बारी से प्रूव करेंगे कि भाई अगर ये कंडीशन दी गई थी, ये कंडीशन दी गई थी, तो वो कॉन्ग्रुएंट है। तो नाउ लेट्स बिगिन। अभी के लिए फिलहाल मैं ये रख कर दो, राइट। तो हमारा पहला केस 0, ठीक है। ये केस में मैं एज्यूम करते हैं कि हम जो 2 ट्राइंगल लेने वाले हैं उसकी कोई भी एक साइड अदर देन द इंक्लूडिंग साइड, जैसे मैं पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये 2 ट्राइंगल है और हमको गिवन है, क्या गिवन है कि 2 एंगल्स ऑलरेडी इक्वल है, तो मैं वो एंगल इक्वल बना देता हूं कि भाई ये मान लो x है तो ये भी x है, ये मानो y है तो ये भी मैंने y एज्यूम कर लिया। तो पहले नाम दे देते हैं, ये है A B C, ये है D E F। तो इन दिस 2 ट्राइंगल गिवन क्या था, 2 एंगल्स इक्वल है, ठीक है, और बोला है उनकी इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है, 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल और इंक्लूडेड साइड भी इक्वल है। तो ये दोनों एंगल की इंक्लूडेड साइड कौन से, ये है, ये दोनों एंगल की इंक्लूडेड साइड कौन सी, ये है, तो BC भी मेरा EF से
इक्वल है। तो ये जो चीज थी एंगल साइड एंगल वो कहाँ थी, वो थ्योरम के अंदर ऑलरेडी गिवन है। अब मैं केस 1 की बात कर रहा हूं, तो केस 1 में हम ये एज्यूम करते हैं अदर देन द इंक्लूडेड साइड, एक साइड इक्वल है, ऐसा मैं एज्यूम करता हूं। तो इस केस के अंदर मैं कौन सा केस देख रहा हूं कि अदर देन, मैं मान लेता हूं अभी इसके अलावा तो मैं ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, बट आई विल गो फॉर ए बी। मैं मान लेता हूं कि इस ट्राइंगल की जो ए बी लाइन है वो इस ट्राइंगल की डी से इक्वल है। ये मेरा केस 1 है। तो अभी हम इस केस के लिए जब ये दो ट्राइंगल में इंक्लूडेड साइड छोड़ के कोई और दो साइड भी इक्वल है, तब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि वो हम लोग चेक करेंगे। तो नाउ लेट्स चेक, कैसे चेक करेंगे, अब क्या क्या इक्वल है पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो इन दिस ट्राइंगल, पहले मैंने ये एज्यूम किया है कि भाई ए बी इक्वल टू डी, वही मैं लिख लेता हूँ कि ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। ये क्या है, मेरा एजम्पशन है या केस है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी, राइट। अब सेकेंडली मैं देख रहा हूं कि ऑलरेडी गिवन था कि बी सी और ई एफ इक्वल है, तो मैं लिख लेता हूं बी सी और ई एफ इक्वल है, गिवन इन स्टेटमेंट, आप पूरा लिख सकते हो, गिवन इन द थ्योरम स्टेटमेंट। थ्योरम में हमें कंडीशन दी गई कि ऐसा तो होना ही चाहिए, तो वो हमारे गिवन है पार्ट। सेकेंडली अब ये साइड ए बी और ये साइड बी सी, उसके बीच में इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, कौन सा, एक्स। मैं लिखता हूं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू कौन सा, देखो ये जो एक्स है इससे इक्वल है, एक्स एक्स, तो एंगल लिख लेता हूं, ये भी गिवन था स्टेटमेंट में। तो ये साइड है, हाँ ये साइड है, ये साइड है, हाँ ये साइड है, और ये एंगल है, हाँ। अभी हम रिकॉल करो, अभी जस्ट हमने एग्जाम 7.1 पढ़ा था, उसमें क्या बताया था कि व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब इस ट्राइंगल की ये दो साइड किसी और दो ट्राइंगल के साइड से करस्पॉन्डिंगली इक्वल है और इनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल, इन दोनों के बीच का इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल है, तो बाय एग्जाम 7.1 या SAS थ्योरम से हम लोग बोल देते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF है, कौन सी कंडीशन से, तो बाय SAS साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड मतलब इन दोनों साइड का ही इंक्लूडिंग है, साइड एंगल साइड मतलब इन दोनों साइड का इंक्लूडिंग, तो बाय SAS से ये दो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो SAS से तो ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कहने का मतलब SAS से तो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, बट ऑलरेडी एंगल साइड एंगल भी था, राइट। तो अभी हमने पहला केस देखा है कि जब एंगल साइड एंगल होता है तब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS। अब हम दूसरे केस में देखेंगे, और ये अगर अवेलेबल है एंगल साइड एंगल, और दूसरा केस हमारा होगा कि जब अब मैंने इनको इक्वल ले लिया, अब मैं इसको बड़ा एज्यूम करूंगा, इसको छोटा एज्यूम करूंगा, तब भी अगर ये तीन कंडीशन है तो हमारा कॉन्ग्रुएंट आने वाला है। तो सिर्फ इस थ्योरम हम लोग कैसे प्रूव कर रहे हैं, देखो कॉमन सेंस की बात है कि ये दोनों ट्राइंगल अगर SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है और ये कंडीशन भी यहाँ पे है, राइट, तो SS से भी प्रूव हो गया और ये कंडीशन यहाँ पे है। अब दूसरा मैं एजम्पशन लूंगा, वहां पे भी SS से प्रूव हो जाएगा और तब भी ये रहेगा। फिर तीसरा केस लूंगा, वहां भी SS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और तब भी ये तीन कंडीशन रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम SS से कोई भी ट्राइंगल प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो कहीं ना कहीं अगर ये उसके अंदर है तो इससे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है। तो इसलिए हमने इसको एक इंडिविजुअल थ्योरम बता दिया, इसको हमने इंडिविजुअली प्रूव कर दिया कि अगर SS से सपोज प्रूव पूरा हर बार SS से प्रूव करो, फिर ये कंडीशन है कि नहीं चेक करो, उससे अच्छा बेटर है कि अगर ये कंडीशन अवेलेबल है तो विदाउट SS भी तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि अगर एंगल साइड एंगल किसी दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट है तो आप डायरेक्टली उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। लेट्स डिस्कस केस 2 ऑफ थ्योरम 7.1, ठीक है। अब थ्योरम 7.1 हम लोग प्रूव कर रहे हैं, उसका केस 2 देखते हैं। तो केस 2 में कैसा है, केस 2 में फर्स्ट केस में जैसे हमने दो साइड इक्वल ली अदर देन द इंक्लूडिंग साइड को छोड़ के एक और साइड को हमने इक्वल गिन दिया था, बट इस केस में हम इक्वल नहीं गिनेंगे, हम गिनेंगे अलग है। जैसे सपोज मानो कि ये दो ट्राइंगल है ABC, दिस इज अनदर ट्राइंगल DEF, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल हमको बोला है टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है, तो मान लो कि ये 50 है, ये भी 50 है क्योंकि इक्वल बोला है। मान लो कि ये 60 है और ये भी 60 है क्योंकि हमें दो इक्वल बोला है। सेकेंडली बोला है इंक्लूडेड साइड इज इक्वल, इन दोनों की इंक्लूडेड साइड भी, तो ये दोनों एंगल की इंक्लूडिंग साइड ये है,
ये दोनों साइड की इंक्लूडिंग साइड भी ये है, तो ये दोनों साइड भी इक्वल है। तो मैं सीधा जो डेटा हमें दिया गया था थ्योरम के स्टेटमेंट वो लिख लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू डेटा के एंगल बी इज एंगल ई से इक्वल, एंगल बी जो है वो ई से इक्वल 50-50 और एंगल सी जो है वो इक्वल टू एंगल एफ है। ठीक है, ये दो जो हमें इक्वल दिए है वो स्टेटमेंट में दिए, हमने प्रूव नहीं किया, ऑलरेडी स्टेटमेंट में मेंशन है। सेकेंडली इंक्लूडिंग साइड मतलब BC इज इक्वल्स टू EF, इतनी चीजें हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट में इक्वल दी गई है। अब हमारे केस पे आते हैं, तो केस में मैं एज्यूम करता हूँ, फर्स्ट केस में क्या लिया था कि इंक्लूडिंग साइड को छोड़ के इन दोनों साइड में से या तो ABAC तो मैंने AB सिलेक्ट किया, या तो DEF तो मैंने DE, तो मैंने फर्स्ट केस में इंक्लूडिंग साइड को छोड़ के ये दोनों साइड इक्वल ली थी और सारा प्रूफ दिखाया था। अब ये केस में मैं एज्यूम करता हूँ जो AB है वो मेरा स्मॉलर देन, तो इस केस का एजम्पशन क्या है कि AB जो है वो मेरा स्मॉलर देन DE है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि AB मेरा छोटा है वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और DE जो मेरा बड़ा है उसको मैं 7 सेंटीमीटर एज्यूम करता हूँ कि 7 सेंटीमीटर बड़ा 7 सेंटीमीटर जितना है, और ये ऑब्वियसली 5 इज स्मॉलर देन 7। तो अब ये मैंने एज्यूम कर लिया, तो ये प्रूफ जो है उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये हमारा DEF है, DEF राइट। अब मुझे से ये 7 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो मैं इस 7 सेंटीमीटर को कट करता हूं और 5 जितना बनाता हूं, तो मैं एक पॉइंट बनाता हूं P, और ये पॉइंट P है उसका जो मेजरमेंट है वो 5 सेंटीमीटर जितना है, और इस पॉइंट को मैं F से कनेक्ट कर लेता हूं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये AB 5 था, तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया पॉइंट P ऑन DE, तो मैं लिख लेता हूं कि कंस्ट्रक्ट अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया P, किस पे किया ऑन DE, सच दैट ऐसा पॉइंट कंस्ट्रक्ट करो सच दैट कि PE जो है मेरा PE जो मेरा है इज इक्वल टू AB हो जाए। AB मेरा 5 है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने कंस्ट्रक्ट ऐसा किया PE जो 5 हो जाए राइट। तो ऑब्वियसली अब से कॉमन सेंस की बात है कि ये एंगल 60 था और मैंने इसको कट किया, तो ये इतना पार्ट तो छूट गया। ठीक है, ये पूरा हमने ये तो दिया गया था ना कि C और F इक्वल है और वो दोनों 60 मैंने एज्यूम किया। अब ये दोनों 60 थे, अब मैंने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट किया, तो ऑब्वियसली 60 में से वैल्यू कुछ कम हो गई होगी, तो ये जो वैल्यू है वो 60 से कुछ कम होगी, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 2 डिग्री कम हो, ज्यादा नहीं चलो 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा 58। कौन सा 58 है? PFE मेरा 58 है। क्यों? क्योंकि लाइन इधर से इधर शिफ्ट होगी ना। अभी देखो अगर मैं बात करूं EFD वो तो 60 ही है, ये पूरा देखो EFD वो तो 60 है, बट अभी मैं बात कर रहा हूं EFP की, वो कम हो गया क्योंकि पूरा जो ये लाइन और ये लाइन अलग है दिख रही है, क्योंकि ये 7 है ये 5 है, बराबर। तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये पे ही पूरा इस कॉन्सेप्ट पे ही पूरा थ्योरम हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो पहली बात हमने बता दी कि बाय कंस्ट्रक्शन, ये रिजल्ट देता हूं कि बाय कंस्ट्रक्शन की वजह से हमने जो कंस्ट्रक्ट किया उसकी वजह से PE इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, अब ऑलरेडी ये दोनों ट्रायंगल, जैसे मान लो EF, तो EF को तो मैंने चेंज ही नहीं किया, देखो यहाँ पे जो EF है वही EF यहाँ पे, EF में कोई चेंजेस नहीं किए, तो ये EF इज इक्वल टू ABC। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि EF जो है वो मेरा BC से इक्वल ही है, क्योंकि मैंने EF को तो कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ इसको कट किया और वो लाइन ज्वाइन कर ली। ठीक है, तो ये जो EF है वही ये EF है और ये F इससे इक्वल, देयरफॉर ये तीनों लाइन इक्वल है, तो मैं लिख दी। और ये कहां से है? बाय स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम का स्टेटमेंट बोला है ना इंक्लूडिंग साइड इक्वल है, तो थ्योरम के स्टेटमेंट से ही आया कि इंक्लूडिंग साइड इक्वल है, तो मैंने बाय स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे एंगल। तो देखो यहाँ 50 एंगल है P का, यहाँ पे E 50 है, तो ये E भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने E को तो डिस्टर्ब ही नहीं किया, मैंने सिर्फ ये पॉइंट कट किया, तो ये E 50 है, तो ये भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने E को तो डिस्टर्ब ही नहीं किया, तो मेरा E भी 50 है, तो अल्टीमेटली B और E मेरा इक्वल है। तो मैं लिख दूं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। क्यों? ये भी बाय स्टेटमेंट, आप लिख लेना बाय स्टेटमेंट। तो क्या है अब ये स्टेटमेंट कौन सा? यही हमें बोल रहा है कि 2 एंगल्स आर इक्वल, तो ये इक्वल है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो ये तीन चीज को, तो हमें देखो ये पहली साइड मिली, ठीक है,
फिर दूसरी साइड मिली और इन दोनों के बीच का एंगल मिला। देखो ध्यान से, ए बी इज इक्वल टू पीई, फिर बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो ये दो साइड का ये बीच का एंगल, ये दो साइड का ये बीच का एंगल, तो एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो मैं बोल सकता हूं कि बाय एसएएस मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है ये, यहाँ पे मैं जस्ट उल्टा लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिख लेता हूँ ताकि पूरा ए बी वाला टर्म इधर रहे, और यहाँ पे जस्ट ई लिख देता हूँ ताकि पूरा यू नो पीईएफ ट्राइंगल की सारी पीईएफ की कंपोनेंट है, ये सारे एबीसी के कंपोनेंट, आपको थोड़ा इजी पड़ेगा। तो पीईएफ ये सारे कंडीशंस देखो, साइड एंगल साइड, तो ये हो गया आपका पीईएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी बाय एसएस। ठीक है, फिर से रिवीजन देख लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों साइड हुई हमारी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, फिर ये BC और ये EF इक्वल, तो साइड साइड इक्वल हो गई, साइड साइड इक्वल हो गई, उसका बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल, इसका बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल वो इक्वल, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, उससे ABC और PEF कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय सिंप्लिसिटी कि हमें ये पता है कि जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमने डिस्कस किया है कि व्हेनेवर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उसके सारे लाइंस इक्वल होंगे, सारे एंगल्स इक्वल, एवरी पार्ट विल बी इक्वल अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल F और एंगल C, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो एंगल F है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल F है और यहाँ पे जो एंगल C है, एंगल F शुड बी एंगल टू इक्वल टू क्यों, बाय सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मीनिंग मैंने समझाया था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो देखो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये एंगल इक्वल होने चाहिए, व्हाई, बिकॉज दिस टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो हमने प्रूव किया। बट अभी आप ध्यान से देखो कि PEF का F क्या है, PEF इस ट्रायंगल में PEF में ये F कितना है, इतना 58, तो आई कैन राइट हियर कि जो PF का जो F है, ठीक है, मतलब मैं पूरा इसको मेंशन कर देता हूँ पूरा एंगल, राइट, तो पूरा एंगल अगर लिखे तो PEF में F है क्या एक्चुअली, PFE, देखता हूँ एंगल PFE शुड बी इक्वल टू ACE। ठीक है, PFE मतलब इस ट्रायंगल के अंदर PEF, इन ट्रायंगल PFE इसका एंगल है, और इन ट्रायंगल ACB वो इक्वल होने चाहिए, ये एंगल इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बट एक्चुअली दे आर नॉट इक्वल। सी PFE क्या है, PFE है 58 और ACB क्या है, ACB 60, तो आर दे इक्वल, नो दे आर नॉट इक्वल। समझ आ रहा है क्यों इक्वल नहीं हुआ, कि देखो ये पूरा F जो है वो 60 है, पूरा F 60 है, बट ये लाइन तो मैंने इधर कर ली क्योंकि मैंने ये कट किया 5 सेंटीमीटर का, राइट, तो ये एंगल शिफ्ट हुई तो एंगल छोटा, थोड़ा एंगल कम हुआ, तो एंगल ये 58 बचा। तो ये जो ये F है, मतलब मैं अगर इसकी बात करूं, ये पॉइंटेड, ये डॉटेड जो F है वो PEF का पार्ट है। देखो ये डॉटेड वाला है, वही सिर्फ PEF का पार्ट है, तो PEF में ये डॉटेड वाला जो है वो 58 है, और एक्चुअली ABC में जो 6C है वो 60 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए। तो देखो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंगल शुड बी इक्वल, अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल इक्वल आना चाहिए। तो हमको एक चीज समझ में आ रही है कि ये कब पॉसिबल है, ये दो एंगल कब इक्वल होंगे, व्हेन ओनली व्हेन ये P and D कोइंसाइड, कोइंसाइड का मीनिंग क्या होता है कि P और D जो है एक ही पॉइंट पे है। अगर P और D अगर एक ही पॉइंट पे, सपोज मान लो कि जो P है और D है वो एक ही पॉइंट पे है, तो एंगल सेम होने वाला है ना। जैसे P और D एक ही पॉइंट पे डाल दूंगा तो ये 60 का 60 रहेगा। तो अगर P और D कोइंसाइड होता है तभी ये मेरा इक्वल एंगल आएगा, तो ये 60 और 60 इक्वल हो जाएंगे, राइट, ये कंडीशन होगा। और AB इज इक्वल्स टू FE, और AB जो मेरा है
इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू PE। एक्चुअली ये दो जो चीज लिखी है वो वापस वही कोइंसाइड वाला पॉइंट है कि DE और PE इक्वल कब होगा, ये DE और ये PE, दिस DE एंड दिस DPE वो इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों पॉइंट इक्वल होंगे तभी ना, तभी तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हमने जो एज्यूम किया कि दो अलग अलग साइड है 5 7 ये अलग अलग साइड है और ये कंडीशन है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो कहने का मतलब है कि ऊपर की साइड इक्वल है या नहीं है। अगर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कंडीशन दी गई है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आपने अभी भी देखा कि मैंने एज्यूम किया कि भाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल है। सपोज मैं फिर से पूरा एक बार ओवरव्यू देता हूँ, हमने एक्चुअली किया क्या है। ये देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कंडीशन दी थी, फिर भी हम मानते नहीं कॉन्ग्रुएंट है। सपोज भले स्टेटमेंट बोल रहा है, स्टेटमेंट में मानता ही नहीं। सपोज ऐसा है कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल दिया गया फिर भी मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं मानता हूँ एंड आई एज्यूम कि ये दोनों साइड अनइक्वल है। ठीक है, तो अनइक्वल रखी तो दिक्कत आ गई। क्यों? ऐसे ऐसे गलत पड़ गया ना, यहाँ पे देखो ऐसे गलत पड़ रहा है। When these two sides are not equal 5 और 7 ये दोनों साइड इक्वल नहीं रखी और ये मैं कंडीशन देखो 60-60 रखा, मतलब ये दो एंगल्स इक्वल रखे थे। सी एंगल इक्वल रखे और ये दो साइड अनइक्वल रखी तो ऐसे ऐसे गलत पड़ रहा था कि ये एंगल इक्वल नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे तो गलत पढ़ नहीं सकता, तो मेरा एजम्पशन गलत है कि ये दो अनइक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों अनइक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये अनइक्वल है या इक्वल है वो ना देखे और सिर्फ एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कंडीशन है तब भी वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इसीलिए हमने पूरा प्रूफ किया कि ऐसे हर बार नहीं करेंगे। ये अलग एक थ्योरम है कि एंगल साइड एंगल अगर कंडीशन है दैट इज इनफ कंडीशन। एंगल साइड एंगल अगर है वो मिनिमम या इनफ कंडीशन है कि आप डायरेक्ट उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। अब हमारा थर्ड केस है वो भी मैं इसमें समझा देता हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है। थर्ड केस में इसका उल्टा लेते हैं। क्या लेता हूँ मैं थर्ड केस देखने वाला। थर्ड केस में ये इसका उल्टा लेते हैं। क्या लेंगे कि भाई मेरा जो DE है, DE वो छोटा है AB से। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये डायग्राम सेम रहेगा, ये डायग्राम सेम रहेगा, मतलब ये वाला डायग्राम सेम है और ये डायग्राम कैसा हो जाएगा क्योंकि AB बड़ा है ना, AB में ले लो 7, ये ABC और AB मेरा 7 है तो उसको मैं कट करूंगा और 5 सेंटीमीटर का बनाऊंगा। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर बन गया और ये पॉइंट में P ले लेता हूँ। पूरा सेम प्रोसीजर करना है। वहां पे भी दिक्कत क्या आएगी कि ये जो एंगल पूरा 60 था, ये जो मेरा एंगल पूरा 60 था और आफ्टर कटिंग ये इतना पार्ट मैंने कट कर दिया तो ये वाला छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ 55 के आसपास है, 58 के आसपास। अब ये एंगल छोटा होगा और ऐसे ऐसे जब प्रूव करेंगे वापस ही गलत आएगा, वापस ही इक्वल नहीं आएंगे। तो ऐसे थ्योरम गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा एजम्पशन गलत है। एक्चुअली ये पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कंडीशन है तो वो सफिशिएंट है, इसीलिए तो पूरा अलग थ्योरम बनाया। तो ये पूरा प्रूफ है, दिस इज अ प्रॉपर प्रूफ। ये प्रूफ बताता है कि हमें साइड एंगल साइड नहीं है। इफ साइड एंगल साइड नहीं है, सिर्फ एंगल साइड एंगल भी है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, तो दिस वाज आवर थ्योरम 7.1 जो ये बताता है कि अगर दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनके साइड एंगल साइड इक्वल करस्पॉन्डिंग है, तब वो दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट मानते हैं। तो दिस वाज आवर थ्योरम 7.1। प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 7.2। थ्योरम नंबर 7.2। सो हम इसको एक बार समझ चुके हैं कि थ्योरम नंबर 7.2 क्या बताता है। थ्योरम नंबर 7.2 सेज कि व्हेन टू साइड्स आर इक्वल तो उनके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे। बट अभी हम लोग उसको प्रूव करेंगे। समझ तो लिया था बट हम प्रूव कैसे करेंगे। तो मान लीजिए दिस इज अ ट्रायंगल ABC, ABC, दिस इज अ ट्रायंगल ABC। अब हमें बोला है स्टेटमेंट में दिया क्या है कि टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। ये क्या है स्टेटमेंट में गिवन है। दिस इज गिवन पार्ट। ये मैंने प्रूव नहीं किया, ये हमें दिया गया है स्टेटमेंट के कि व्हेन टू साइड्स आर इक्वल। तो अब मैं यहां ले लेता हूं AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC मेरा गिवन पार्ट है और हमें प्रूव करना है। देन अगर ये गिवन पार्ट है तो थ्योरम बोलता है अगर ऐसा है देन क्या इक्वल हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो अल्टीमेटली मेरा ये डेटा हो गया कि ये मुझे पता है स्टेटमेंट से और ये मुझे प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, तो लेट्स कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है,
एडी, एक पॉइंट तो था ही, तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया एडी। तो लेट्स कंस्ट्रक्ट एडी सच दैट के एडी बाइसेक्ट करता है एंगल BAC। फिर से समझ लीजिए, कंस्ट्रक्ट करना है एडी को, ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है एडी को कि वो जो एंगल है BAC लिखूं या एंगल ए अकेला लिखूं, क्योंकि एक ही एंगल है, तो ये पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब बाइसेक्ट क्या करता है, बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल पार्ट। नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्ट ही एडी ऐसा किया है कि वो बाइसेक्ट करने वाला एंगल ए को, तो डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। तो अब हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। कैसे बात करेंगे, तो इन ट्रायंगल छोटे छोटे एंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल ADB ये और ADC, ये दो ट्रायंगल में देखेंगे एंड लेट्स ट्राई टू मेक देम कॉन्ग्रुएंट कर कोशिश करते हैं। हमारे पास एक चीज तो पता है, कौन सी है, AB इक्वल टू AC, ये मेरा गिवन है क्योंकि ये तो स्टेटमेंट ने दिया है कि AB इक्वल टू AC है, राइट, AB इक्वल टू AC। सेकेंडली आपको दिख रहा होगा, ये अभी मैंने बोला कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, बाइसेक्ट BAC को बाइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर दिस डॉटेड एंगल इज इक्वल टू दिस डॉटेड। तो मैं लिख लेता हूं कौन सा एंगल है, BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, ये बाय कंस्ट्रक्शन ये एंगल इक्वल BAD दिस एंगल CAD। तो दिस टू डॉटेड एंगल्स आर इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन। तो एक साइड हो गई, हाँ ये मेरा साइड है, ये मेरा एंगल है, और एक साइड हमें दिख रही है कॉमन, कौन सी, AD इज इक्वल्स टू AD। क्यों, क्योंकि वो कॉमन है इन दिस टू ट्रायंगल। AD दोनों में, ये ट्रायंगल देखूं तब भी AD, ये ट्रायंगल देखूं तब भी AD, तो AD इज कॉमन टू बोथ ट्रायंगल, देयरफॉर AD इक्वल टू AD। तो ये भी मेरा साइड हो गया। तो सी SAS, आप ध्यान से देखिए ये जो एंगल है वो इंक्लूडेड है कि नहीं, चेक करता है। सी दिस साइड एंड दिस साइड तो इंक्लूडेड, फिर दिस साइड एंड दिस साइड तब भी इंक्लूडेड। तो कहने का ये दोनों साइड के बीच में भी इंक्लूडेड और ये दोनों साइड के बीच में भी इंक्लूडेड। तो अल्टीमेटली साइड एंगल साइड, तो आई कैन से बाय SAS ट्रायंगल कौन से ADB is congruent to triangle ADC by SAS condition. Let us check ADB और ADC आ रहा है क्या, देखो AB इक्वल टू AC, AB बाहर है और यहाँ पे AC बाहर है, AD इक्वल टू AD, यहाँ पे AD और यहाँ पे AD, राइट, तो वी आर राइट। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए बाय SAS कंडीशन, तो ये दो कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो सी ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आई कैन से कि B और C इक्वल होंगे क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखो यहाँ पे ये आपका B, ये आपका C, B भी लास्ट है, C भी लास्ट है, तो अल्टीमेटली आई कैन राइट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCT। हमने पढ़ा है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की इक्वल होता है, तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो B और C इक्वल आया। तो कहने का मतलब क्या था कि जब दो साइड इक्वल है, तो हमें दिया गया था AB इक्वल टू AC, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, वो हमने प्रूव कर दिया। तो अल्टीमेटली वी प्रूव 7.2 थ्योरम कि व्हेन टू साइड्स आर इक्वल then their opposite angles will also be equal. So this was proof for 7.2 theorem. चैप्टर नंबर 7 के सारे थ्योरम्स कंप्लीट हो चुके हैं, हमने थ्योरम के प्रूफ भी समझ लिए हैं और जितनी भी एक्सरसाइज थी बहुत फंडामेंटल और बहुत बेसिक लैंग्वेज में हमने समझ ली है। इफ दिस वीडियो हेल्प यू देन प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, और आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा और पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमको वहां मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस मीट यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कॉन्सेप्ट, सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।